नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं 18 न्यूज़ स्वदेश पर खास पेशकश कंज्यूमर इज किंग, जहां पर हम बात करने वाले हैं कोरोना की और इसके बढ़ते केसेस की। देखिए, देश जो है वो तीसरी लहर से साफ तौर से जूझता हुआ, लड़ाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम केसेस की बात करें तो बीते 24 घंटे में हमारे देश में कोरोना के रिकॉर्ड मामले आए हैं। 2,47,000 मामले सामने आए हैं और पॉजिटिविटी रेट अगर हम इसी के साथ देखें तो 13.11% पॉजिटिविटी रेट भी हो चुका है। और आपको बता दें कि ये जो आंकड़े अभी आपको हमने बताए हैं ये साफ तौर से ऑफिशियल आंकड़े हैं, यानी ये वो केसेस हैं जो दर्ज किए गए हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो अब तक दर्ज नहीं हुए हैं और एक बड़ी आबादी अभी भी फिलहाल केवल अपने घर में ही कोरोना का इलाज कर रही है बिना डॉक्टर के पास जाए। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि महामारी एक बार फिर से बढ़ रही है और केसेस बढ़ने के साथ साथ ही सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि हम किस तरह से तैयार हैं इस तीसरी लहर का सामना करने के लिए। क्योंकि देश की बात करें, राज्य की बात करें और एक इंसान के नज़रिए से भी हम देखें तो हम कितने तैयार हैं और कितनी क्षमता है हमें इसका सामना करने की और इसे रोकने की। इन सब के बीच ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले लोग बीमार नहीं हैं बल्कि रईस हैं। अगर आप बात नहीं समझे हैं तो आपको बता दें कि इंश्योरेंस का इस्तेमाल करने के लिए लोग बेवजह हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। और ये बात आखिर कितनी सही है, क्योंकि एक तरफ से केसेस बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है। अब इन सब के बीच में तमाम चीज़ों की क्या एक बार फिर से हम किल्लत देखेंगे? इसी का ही जवाब मांगेंगे हम हमारे पैनलिस्टों से। और इस खास पेशकश में हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, लेकिन हमारे जो 3 बड़े सवाल है वो आपको बता देते हैं कि कोरोना से जंग में ये महामारी के लिए हम कितने तैयार हैं। ये हमारा पहला सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। और क्या है बढ़ते हॉस्पिटलाइजेशन का सच, गंभीर होती बीमारी या कुछ और? चलिए, तो ये वो तमाम सवाल हैं जो हमारे पैनलिस्टों के सामने हम रखेंगे और इनका जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई कोविड टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर गौतम भंसाली और बेशक.org इंश्योरेंस के फाउंडर महावीर चोपड़ा। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। डॉक्टर गौतम, आपके पास आऊंगी मैं सबसे पहले। तीसरी लहर का सामना देश कर रहा है, आप बताएं हम कितने तैयार हैं? जी, पहली बात तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि तीसरी लहर की संभावना हमको बहुत पहले से थी। इसीलिए मुंबई में हमने 3 महीना पहले इसकी तैयारी कर ली थी। हमने पीडियाट्रिक जंबो हॉस्पिटल, बाकी जो फील्ड हॉस्पिटल है वो सब रेडी करके रखे थे। प्लस आज के लगभग 1 महीना पहले मैंने खुद ने, चूंकि मैं खुद सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो मुंबई है उसका मैं चीफ हूँ, तो मैंने सारे हॉस्पिटल के सीईओज की भी मीटिंग दी थी और हमने सारे हॉस्पिटल के बेड भी रेडी करके रखे थे कि कैसी भी कंडीशन हो हमें बेड रेडी करना है। आज की डेट में मेरे पास है मुंबई में प्राइवेट हॉस्पिटल में 12,500 बेड अवेलेबल है। उसमें से सिर्फ 1141 बेड पे पेशेंट्स है, बाकी बेड खाली पड़े हैं। प्लस इसके अलावा जरूरत पड़ने पे हम लोग अभी 8 से 10,000 प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड और बढ़ा सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल मतलब बॉम्बे हॉस्पिटल जिसमें हम लोग हैं, ब्रिज कैंडी है, लीलावती है, नानावती है, कोकिला बहन है, अंबानी हॉस्पिटल, सारे मिला करके हिंदुजा वगैरह सब हॉस्पिटल है। 33 मेजर हॉस्पिटल और 73 स्मॉल नर्सिंग होम। इसके अलावा हमने सारे हॉस्पिटल में ये भी रेकी करी है कि हमारे पास ऑक्सीजन के बेड होने चाहिए, ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होनी चाहिए। हमारे पास मेडिसिन सारी, रेमडेसिविर, स्टेरॉइड, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो भी मेडिसिन की जरूरत पड़ती है वो सारी मेडिसिन रहनी चाहिए। आईसीयू रहना चाहिए, वेंटिलेटर रहना चाहिए। लेकिन अब तक जो डेटा हमारे पास में आए हैं, जब जिस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें से बहुत कम पेशेंट है जो सिम्टोमेटिक है। जैसे आज भी मैं बताऊं तो आज मुंबई में 14,085 पेशेंट्स ही आए हैं, कोविड पॉजिटिव आए। आज का जो आंकड़ा की बात करेंगे उसमें से भी 95% पेशेंट एसिम्टोमेटिक है। बहुत कम पेशेंट है जिनको हॉस्पिटल में इलाज की जरूरत पड़ रही है और मेडिसिन वगैरह की जरूरत पड़ रही है। अब तक जितने पेशेंट्स हॉस्पिटल में भर्ती है और जो आईसीयू में भर्ती है उसमें से 96% पेशेंट वो है जो अनवैक्सीनेटेड है या जो मास्क का यूज नहीं करते हैं। प्लस 3% पेशेंट वो जिनका सिंगल डोज वैक्सीन हुआ है। 0.1% पेशेंट ऐसे हैं जो
डबल वैक्सीनेटेड है लेकिन उनको सीवियर कोमॉर्बिड है, तो वो वाले पेशेंट हॉस्पिटल में, आईसीयू में वगैरह में है और ऑक्सीजन वगैरह पे। सो अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल में हर तरह से रेडी है मुंबई के प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मुंबई के प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बेड की अगर संख्या देखी जाए तो 35,500 बेड आज की डेट में हमारे पास रेडी है। 35,500 में से सिर्फ 8,000 बेड पे पेशेंट से एडमिट हो रहे हैं, लेकिन डिस्चार्ज भी बहुत ही स्पीडली हो रहे हैं। ओमिक्रॉन में सबसे अच्छी बात यह है कि ये खतरनाक नहीं है, घातक नहीं है, जानलेवा नहीं है। हमको बहुत ही मिनिमल पेशेंट है जिनके लिए आईसीयू या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, वरना अधिकतर पेशेंट 3 से 4-5 दिन में ठीक होकर के घर भी जा रहे हैं। सो एज फार एज मेडिसिन, हॉस्पिटल, बेड, ऑक्सीजन, इनका कंसर्न, वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, फुल्ली गियर अप। अगर रोज के 1 लाख केस भी आते हैं तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन ठीक है, आपकी तैयारी तो है, लेकिन डॉक्टर गौतम सवाल यहाँ पर यह भी है, जो कि हम कई सारे रिपोर्ट्स में देख रहे हैं कि मुंबई में ही नहीं, तमाम राज्यों में जहां पर हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां पर हॉस्पिटल बेड्स की किल्लत है, खासतौर से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है। तो क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि आपने अभी जो समझाया है उसके मुताबिक बेड्स पर्याप्त है, हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी अस्पताल हो, पूरी तरह से तैयार हैं हम तीसरी लहर का सामना करने के लिए। तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें क्या तर्क है, क्या आप इसको सही मानते हैं? जी डेफिनेटली मुंबई में बिल्कुल बेड की कोई किल्लत नहीं है। इनफैक्ट मैंने जैसे आपको फिगर भी दिया है कि 1,500 बेड में से सिर्फ 850 पेशेंट है। आज मेरे पास बॉम्बे हॉस्पिटल में 54 बेड वैकेंट है। आज ब्रिज कैंडी के अंदर हमारे पास में जो इनके पास बहुत कम बेड है उसमें से भी 14 बेड खाली पड़े हैं। तो हर हॉस्पिटल में बेड खाली है, बेड का कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं है। अननेसेसरी कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं बेड नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा है। एक सिंगल पेशेंट का बता सकते हैं कि जिसको बेड नहीं मिल रहा हो। यस, ये हो सकता है जो बीच में 1 हफ्ते पहले जरूर हुआ था कि आपको आपकी चॉइस का बेड हॉस्पिटल नहीं मिल रहा हो। लाइक जैसे किसी को बॉम्बे हॉस्पिटल ही चाहिए तो बॉम्बे हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहा हो, लेकिन उस वक्त लीलावती में अवेलेबल था, हिंदुजा में था। सो मुंबई में बेड की किल्लत तो आप दूर छोड़िए, बेड भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, खाली पड़े हैं बेड। मतलब अवेलेबिलिटी की बात तो मैं दूसरी ज्यादा कह रहा हूँ, बेड उल्टे खाली पड़े हैं, पेशेंट्स उल्टा कम है यहाँ पे, क्योंकि अभी लोगों को समझ में आया है कि हमको घर में बैठे भी ठीक हो सकते हैं, हर पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। दूसरा, हमने जो एक नया प्रोटोकॉल भी बनाया मुंबई के अंदर, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लेने के लिए लोग आ रहे हैं। ऑल्दो इसके बारे में काफी डिबेट है कि ओमिक्रॉन में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कितना हेल्प कर रहा है, कितना नहीं कर रहा। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लेने के लिए भी आ रहे हैं उनको हम लोग ओपीडी बेसिस पे ही दे रहे हैं। उनके लिए हम 24 घंटा या 1 दिन पूरा भर्ती करके अननेसेसरी बेड ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमने इंश्योरेंस कंपनियों को भी बोला है कि भाई आप इनका 1-2 घंटे में पेशेंट चला जाता है, 24 घंटे के लिए क्योंकि इसको लेके बहुत बड़ा डिबेट है गौतम जी, क्योंकि आप हमारे साथ इस शो पर मौजूद हैं तो मैं चाहती हूं कि आप इस पर हमें थोड़ी सी समझाइश दे दें, क्योंकि इसी एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी को ही लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लोग इस तरह की इंजेक्शन लेने के लिए अपना बेड बुक करवा रहे हैं क्योंकि उनको क्लेम मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, 24 घंटा अगर आप एडमिशन नहीं दिखाएंगे तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो मुझे बताएं कि आपने मुंबई में किस तरह से एक प्रोटोकॉल इसको लेकर बनाया है? जी, इसके लिए हमने इंश्योरेंस कंपनियों को लेटर भी लिखा है। हमने उनसे बात की है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए 24 घंटा पेशेंट को हॉस्पिटल में रखने की जरूरत नहीं है। जनरली अधिकतर इंश्योरेंस कंपनियों का ये प्रोटोकॉल होता है कि वो इंश्योरेंस तभी देती है जब पेशेंट मिनिमम 24 घंटा के लिए हॉस्पिटल में रहता है। हमने उनको ये समझाया, उनको इस बारे में लेटर भी लिखा है कि ये एक डे केयर प्रोसीजर है, सिर्फ 2 घंटे का काम है। 1 घंटे में मेडिसिन जाती है और 1 घंटा उसको ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं, जस्ट लाइक वैक्सीन। वो दिया और पेशेंट घर चला जाए, आप उनको पैसा रियम्बर्स करिए। अननेसेसरी उनको 24 घंटे के लिए अगर आप भर्ती रखेंगे तो जिनको जरूरत है उनको बेड नहीं मिलेगा। अननेसेसरी ऐसे पेशेंट जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए आ रहे हैं वो पूरा 24 घंटा अगर बेड ऑक्यूपाई करेंगे तो जिनको जरूरत है उनको बेड नहीं मिलेगा। सो मुंबई में हमने ये अधिकतर हॉस्पिटल में यही प्रोटोकॉल बना रखा है प्राइवेट सेटअप के अंदर कि जिसको भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की जरूरत लगती है, जो क्राइटेरिया में आते हैं, जिनको जरूरत है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की, उनको हम लोग, पेशेंट आया, एडमिट किया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी 1 घंटे में दिया और अगले 1 घंटे में हम घर भेज देते हैं। तो 2 घंटे से ज्यादा पेशेंट को रुकने की जरूरत नहीं है। आज बॉम्बे हॉस्पिटल में भी इतने पेशेंट आ रहे हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए, 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकते और वो लोग इंश्योरेंस कंपनी को रियम्बर्समेंट के लिए अप्लाई करते हैं और उनको मिल भी रहा है। सो इंश्योरेंस कंपनियों को ये देखना चाहिए कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के चक्कर में 24 घंटा बेड ऑक्यूपाई नहीं रहे। पेशेंट अगर डे केयर प्रोसीजर 2 घंटे में जा रहा तो दे शुड रियम्बर्स दिस थिंग।
सो अननेसेसरी उसके लिए बेड ऑक्यूपाई नहीं करें। जो प्रोटोकॉल हमने बॉम्बे हॉस्पिटल में किया है, मुंबई के बाकी हॉस्पिटल में भी किया, ये सब जगह लागू हुए तो हमारे पास बेड और वैकेंट रहेंगे, और इसकी वजह से ही मुंबई में बेड काफी वैकेंट भी है। तो महावीर जी, मुझे आपसे ये समझना है कि इसको लेकर IRDA का निर्देश क्या आया है, क्योंकि अब क्योंकि आपको क्लेम मिलेगा इसका, अगर मैंने अभी नहीं लगवाई है, पहले लगवाई है, तो क्या मुझे क्लेम मिलेगा या मुझे सीधा क्लेम के लिए ओम्बुड्समैन के पास जाना पड़ेगा? क्या इसको लेकर कोई नए दिशा निर्देश है? क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन मुंबई में तो डॉक्टर गौतम कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है, आप खामखा बेड ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो अगर मैं इंजेक्शन लगा के घर भी जा रही हूँ तो भी इंजेक्शन भी तो ये महंगे हैं, 60,000 से 1 लाख रुपए तो इनकी कीमत ही है, तो क्यों ना मुझे रिइंबर्समेंट मिले? तो IRDA के दिशा निर्देश इस बारे में क्या कह रहे हैं, जरा बताएं। राइट, श्योर। तो IRDA ने बेसिकली 7 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके हिसाब से जो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, इसका अगर आप इलाज करा रहे हैं तो वो एज पर पॉलिसी कंडीशंस वो पेएबल है। ऐसा करके IRDA ने बेसिकली सारे इंश्योरेंस कंपनीज को एक सर्कुलर भेजा है। हैविंग सेड दैट, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना बहुत जरूरी है कि ये सब जो कोविड के टाइम पे हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी ये स्पेशल सिचुएशंस है और ये पहले कभी हुआ नहीं है। ये सारी चीजें जो अभी हो रही है, जैसे कि ये जो 2 घंटे में आप घर जा सकते हैं और ये एंटीबॉडी है, ये सारी चीजें पहली बार हो रही है। इसीलिए प्रॉब्लम ये है कि जो पुरानी पॉलिसीज है, जो हेल्थ इंश्योरेंस पहले से ही लागू है, राइट, उसके जो कंडीशंस है उसके हिसाब से क्या होता है कि डे केयर प्रोसीजर्स जो होते हैं, जो अभी भंसाली जी बता रहे थे, उसमें एक लिस्ट होती है डे केयर प्रोसीजर्स की। वो लिस्ट, अगर आप वो लिस्ट के अंदर कोई भी ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो 24 आवर्स के नीचे अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो वो क्लेम पेएबल होता है। बिकॉज ये नया स्पेशल सिचुएशन है और ये स्पेशल बेसिकली ट्रीटमेंट है, जो पहले जब ये पॉलिसी बनी थी तब ये नहीं था। ये जो ट्रीटमेंट था इसका कोई आइडिया नहीं था इंश्योरेंस कंपनीज को, तो ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है पॉलिसीज में कि ये वाली कंडीशन में भी 24 आवर्स से नीचे अगर हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो पेएबल होगा कि नहीं होगा। IRDA को और इंश्योरेंस कंपनीज को एक क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कि अगर ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड है और ये अगर रिक्वायर्ड है एज पर द मेडिकल प्रोटोकॉल्स ऑफ, जो मेडिकल प्रोटोकॉल्स है, जो मेडिकल कम्युनिटी के प्रोटोकॉल्स है, तो ये पेएबल हो इवन इफ इट इज इन डे केयर कंडीशन, जहां पे 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। राइट नाउ ये थोड़ा ग्रे एरिया में है, बिकॉज पॉलिसीज जो है उसमें ये कंडीशन है ही नहीं, ये इसके बारे में कोई मेंशन है नहीं। तो इसके लिए एक स्पेशल क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी कि ये डे केयर ट्रीटमेंट में भी अगर हो रहा है तो इसको पे करना चाहिए, जैसे भंसाली जी ने कहा। फिलहाल के लिए अगर 24 आवर्स हॉस्पिटलाइज हो रहा है कोई और उसको ये ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसका तो पेमेंट जरूर हो रहा है। जिसका 24 आवर्स के नीचे हो रहा है पेमेंट, जिसका भी 24 आवर्स के नीचे हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, सॉरी, उनके केसेस में ये काफी ग्रे एरिया हो रहा है, जिसके लिए क्लैरिफिकेशंस की क्लियर जरूरत है IRDA की तरफ से और इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से। और मेरे ख्याल से जो लोग 24 घंटे के लिए हॉस्पिटलाइज भी हो रहे हैं ना, उसमें भी थोड़ी सी क्लैरिटी की जरूरत है, क्योंकि कितनी सीवियरिटी पर आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। डॉक्टर गौतम, शायद आप इसको हमें समझा पाए, क्योंकि ये तो बात हुई है एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी की, ठीक है, इंजेक्शंस भी ये महंगे हैं, लेकिन लोग हमने देखा है कि हल्के फुल्के सर्दी जुकाम के लिए भी डॉक्टर से लिखवा रहे हैं कि हमें आप एडमिट कर दो, और 24 घंटा वो अपना एडमिशन दिखा रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले रहे हैं। ऐसे काम लगाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी, इस तरह की चीजों के लिए भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंश्योरेंस कंपनियों को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। हर पेशेंट को इस तरह से भर्ती होने की जरूरत नहीं। जैसे सर्दी जुकाम हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, उनको फीवर बहुत तेज आ रहा है, तो लोग कई बार क्या होता है, कोविड का टाइम है, एबनॉर्मल सिचुएशन है, तो लोग थोड़ा पैनिक ज्यादा हो जाते हैं। उनको लगता है कि मेरा ऑक्सीजन का लेवल गिर जाएगा, हॉस्पिटल बाद में बेड नहीं मिलेगा, तो मुझे बेड मिल रहा है, मैं जाके वहां भर्ती हो जाता हूँ। प्लस भर्ती हो गया तो मुझे पैसा मेरी जेब से लगेगा, पीपी किट का वगैरह का, सब चीजों का, तो मेरे पास इतना बर्डन आएगा, तो मैं इंश्योरेंस में क्लेम करने के लिए 1 दिन या 2 दिन रुक जाता हूँ। इंश्योरेंस कंपनियों को भी इसमें समझना चाहिए कि ये थोड़ी सी एबनॉर्मल सिचुएशन है। एबनॉर्मल सिचुएशन में हर आदमी का रेस्पॉन्स एबनॉर्मल होता है। दे शुड ऑल्सो बिहेव लिटिल बिट एबनॉर्मली, एंड उनको घर बैठे ट्रीटमेंट का पैसा खर्चा दे देना चाहिए। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि ये मेडिसिन की जरूरत है, आप उनको ट्रीटमेंट का खर्चा दे दीजिए, वो उनको भर्ती होने की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल में बेड ही बेड खाली हो जाएंगे। सेम जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में, आज आप आदमी कैटरेक्ट की सर्जरी करवाने जाता है, वो 1 घंटे में बाहर आ जाता है, घर चला जाता है, उसको आपने डे केयर प्रोसीजर अलाउ किया। इस तरह की बहुत सारी सर्जरीज है
जिनको डे केयर में करके रखा है, इंश्योरेंस कवर करती है। तो ये अगर सिचुएशन पहली बार आई है, इनको अगर हम जैसे हम हेल्थ केयर वाले लोग हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, इस सिचुएशन को समझ के फटाफट रेस्पॉन्ड करें, व्हाई नॉट इंश्योरेंस कंपनी इसमें प्रोएक्टिव होकर के इसको काम करती है। आज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए जो लोग आ रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग के लोग हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के बेड गिर रहे हैं, वो बेचारा गरीब एरिया का आदमी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएगा, जो हाई राइज वाला है वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल जाएगा तो वो बेड ऑक्यूपाई करेगा इंश्योरेंस के चक्कर में। बेटर है कि उनको 1-2 घंटे में देकर के घर भेज सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। एंड डॉक्टर ने अगर प्रेस्क्राइब किया, अपनी मर्जी से कोई नहीं लगाए, डॉक्टर ने अगर प्रेस्क्राइब किया, डॉक्टर से आप लेटर ले लीजिए और उनको रियम्बर्स करिए। सो हॉस्पिटल के बेड खाली रहेंगे, अननेसेसरी हॉस्पिटल बेड भरे नहीं रहेंगे। जो पॉलिसी हमने बॉम्बे हॉस्पिटल ने बहुत ही क्लियर कट वे में किया है, हम रोजाना ऐसे जिन जरूरत वाले मरीज है उनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दे रहे हैं, तो सिर्फ 2 घंटे में पेशेंट आता है और चला भी जाता है, वो पेमेंट करता चला जाता है, देन वो रियम्बर्समेंट के लिए अप्लाई कर रहा है। इसके लिए हमने IRDA और इंश्योरेंस कंपनियों को लेटर लिखा, गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे लेटर लिखने वाली है कि इन लोगों को रियम्बर्समेंट मिलना चाहिए। सो अगर हम लोग इस सिचुएशन को जितना कंट्रोल्ड वे में करेंगे, अननेसेसरी पैनिक नहीं करेंगे, कंट्रोल्ड वे में अगर इंश्योरेंस कंपनी भी आगे आगे हेल्प करती है, जैसे सर्दी जुकाम बुखार हल्का टेम्परेचर के फीवर के पेशेंट होते हैं जिनका सैचुरेशन नॉर्मल होता है, वो होम आइसोलेशन में रहकर के ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और कर रहे हैं। आज 95% पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है और आप कह सकते हैं कि 4-5% जो पेशेंट जो एडमिट होने के लिए आ रहे हैं, है। और मेरे ख्याल से अब इसमें मैं मिस्टर महावीर को भी जोड़ूंगी, क्योंकि देखिए आपने सही कहा कि इंश्योरेंस कंपनियों को भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। लेकिन महावीर जी, हम तीसरी वेव में बैठे हैं, यहाँ पर हमने अब तक इंश्योरेंस कंपनियों को ही केवल कोरोना का कवर नहीं देते हुए, लेकिन अलग अलग इंश्योरेंस अलग अलग कोरोना की स्पेसिफिक पॉलिसीज निकालते हुए भी देखा हुआ है। होम ट्रीटमेंट की कवरेज और क्लेम्स उनको देते हुए देखा हुआ है। फ्लेक्सिबिलिटी तो हर लिहाज से उनके पास पहले से ही होनी चाहिए ना, डे केयर में आप उसको डालें या होम केयर में डालें। फिर भी इतनी कोताही और इतना पैसिव एटीट्यूड इंश्योरेंस कंपनियों का क्यों? तो देखिए, पहले आप जो बोल रहे हो उसमें कोई गलत चीज नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनीज, जो भंसाली जी बोल रहे हो वो भी राइट है कि इंश्योरेंस कंपनीज को काफी टाइम से पता है कि ये एंटीबॉडी की ट्रीटमेंट अभी बहुत टाइम से डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो प्रोएक्टिवली इंश्योरेंस कंपनीज को शायद इसके बारे में डिक्लेयर कर देना चाहिए था, शायद क्या ये पेएबल है कि नहीं है, राइट। इफ इट इज एनीथिंग इज रिलेटेड टू जहाँ पे एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है और जहाँ पे वो ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है और उसकी हेल्थ केयर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो पेएबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसका क्लियर कट क्लैरिफिकेशन इंश्योरेंस कंपनी से आना चाहिए। राइट बोल रहे हैं, पैसिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आप जो बता रहे हैं उसमें एक चीज जो जानना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस होता है और सिर्फ नेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन कवर करता है। ये नेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन का एक क्लियर कट डेफिनेशन है जिसके हिसाब से देयर आर 3 थिंग्स जो इंपॉर्टेंट है, जो फॉलो होनी चाहिए, तभी वो आप उसके लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं और उसका क्लेम ले सकते हैं। पहली चीज, ये डॉक्टर से प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता है और आप खुद ही जाके हॉस्पिटलाइज होते हैं जबरदस्ती, तो आपको उसका क्लेम नहीं मिलने वाला। सेकेंड चीज इंपॉर्टेंट जो है कि वहां पे जो सोल्यूशन हो रहा है, जो आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, वो हॉस्पिटल में ही हो सकता है, वैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर वो ट्रीटमेंट ऐसा है जो आप ओरल मेडिकेशन के साथ कर सकते हैं और बेसिक फीवर मैनेज करके आप कर सकते हैं और ऑक्सीजन मॉनिटर खुद से करके कर सकते हैं आइसोलेशन में, वो ट्रीटमेंट पेएबल ही नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस में, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस इज प्राइमरीली अ हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस। थर्ड चीज है कि कोई भी टाइप का प्रोटोकॉल है जो डिक्लेयर्ड प्रोटोकॉल है मेडिकल कम्युनिटी का, उसके साथ वो कंप्लाई करना चाहिए। तो ये तीनों चीज अगर है तो ही हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता है। जो लोग एसिम्प्टोमेटिक है और जिनको सिर्फ बेसिक फीवर है और उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रही है हॉस्पिटलाइजेशन में, उनके क्लेम पास नहीं होंगे, ये जानना भी बहुत जरूरी है। वो जब एक्चुअली जाके जब क्लेम सबमिट करेंगे, वो क्लेम्स रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत हाई है, बिकॉज ये क्लेम जो है वो बेसिकली घर पे ट्रीट हो सकता था और दूसरी चीज है कि ये ओपीडी पे ट्रीट हो सकता था। उसका मतलब ये है कि बेसिक दवाइयां लेके और सिंपल ऑक्सीजन और फीवर टेस्ट करते आप खुद से ट्रीट कर सकते हो। आपको जहां पे भी वो होगा वहां पे अगर आप हॉस्पिटल में जाइए या ना जाइए, वो क्लेमेबल ही नहीं है इंश्योरेंस में एज पर द इंश्योरेंस के पॉलिसी कंडीशंस। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हॉस्पिटल की जो पॉलिसी होती है, हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होती है, उसकी स्कोप में कवर्ड है भी कि नहीं है, राइट। और ये अगर नहीं कवर्ड है तो अगर आप जानेंगे तो आप राइट डिसीजन लेंगे। आप हॉस्पिटल में जबरदस्ती जाके आपका ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे जहां पे आप घर पे ट्रीट हो सकते हो। राइट, बिल्कुल। डॉक्टर बंसाली, इस बीच एक और चीज जो सामने आई है, देखिए आईसीएमआर ने क्लियरली कह दिया है कि आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप पॉजिटिव पेशेंट के टच में आते हैं तब भी आपको टेस्ट नहीं कराना चाहिए। अब इस तरह की स्थिति में तो केसेस तो लगातार
लगातार बढ़ ही रहे हैं, तो अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे तो केसेस लगातार बढ़ते रहेंगे और फैलते भी रहेंगे। इसका सोल्यूशन क्या है और इसके पीछे क्या मकसद है इस तरह के फरमान का? नहीं जी, आईसीएमआर ने ऐसा नहीं कहा है कि सबको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आईसीएमआर का ये कहना है कि जो एसिम्टोमेटिक हो, जो चाहे कांटेक्ट में आया हो लेकिन जिनको सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे, अननेसेसरी उनको टेस्ट नहीं करवाना। अगर वो टेस्ट करवाने लगते हैं तो लैब के ऊपर लोड पड़ता है और जो रिपोर्ट हमारी 8 घंटे में 10 घंटे में आती है, वो ऐसा नहीं हो कि 3 दिन में आने लग जाए। तो ये कहना है कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स को टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। यस, कांटेक्ट में है, जो हाई रिस्क कांटेक्ट में आए हैं वो तो करवा रही है टेस्ट वगैरह, बट एसिम्टोमेटिक को करवा के कोई मतलब नहीं है। आपको टेस्ट तब, क्योंकि वो रिपोर्ट फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट आ सकती है। सो बेटर है आपको टेस्ट तब करवाने जब आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हो। उस वक्त अगर आप टेस्ट कराएंगे तो आपकी रिपोर्ट करेक्ट आएगी, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आएगी, लेकिन वो करेक्ट रिपोर्ट होगी। एसिम्टोमेटिक करवाते तो काफी बार ये होता है, आज मैंने टेस्ट करवाया मेरा नेगेटिव आया, 2 दिन बाद करवाया नेगेटिव आया, फिर 4 दिन बाद फिर करवाया तब पॉजिटिव आया, जब सिम्टम आया तभी। तो अननेसेसरी करके आप लोड डालोगे किसी अरेंजमेंट पे तो वो एक अच्छा डिसीजन नहीं है। इसीलिए आईसीएमआर का कहना है कि एसिम्टोमेटिक को टेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा महावीर जी, मुझे ये बात बताइए, कोरोना की कवरेज तो आपको आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में मिल जाएगी, लेकिन पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस को लेकर भी कवरेज किस हद तक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां लॉन्च कर रही हैं या अपनी मौजूदा पॉलिसीज में ऐड कर रही हैं? क्योंकि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की तादाद हम बहुत बढ़ती हुई देख रहे हैं और ये इस कदर है कि लोगों को लाइफ लॉन्ग डिजीजेस और हेल्थ इश्यूज हो रही हैं जो कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के तौर पर देखे जा रहे हैं। इसका इलाज आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर आपके पास ऑलरेडी है तो क्या कवर्ड है, और अगर नहीं है तो अगर आप नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाएं तो क्या कवर होंगे? राइट, तो हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होती है उसमें कोई भी टाइप का हॉस्पिटलाइजेशन बेसिकली कवर्ड होता है। हॉस्पिटलाइजेशन की मैंने जो आपको 3 कंडीशंस बताई, अगर वो 3 कंडीशंस मीट होती है तो मोर देन पॉसिबिलिटी है कि वो बेसिकली कवर हो जाएगा। तो अगर कोई, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि कोविड के रिलेटेड अगर आफ्टर इफेक्ट्स है जिसकी वजह से कोई डिजीज हो गई, क्या वो कवर होगा कि नहीं कवर होगा इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, तो हाँ वो कवर होगा पॉलिसी में, और आपको कोई एडिशनल कवर लेने की जरूरत नहीं है उसके लिए। जो आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसमें उसका कवर होगा। अपग्रेड करने जाएंगे अगर आप पॉलिसी, तो वहां पे आपको एक दिक्कत हो सकती है कि इंश्योरेंस कंपनी अभी बोल सकती है कि आप अभी पहले लेट से 3 लाख का कवर था आपके पास और अभी आपको कोविड पॉजिटिव हुआ था और अभी आप बोल रहे हो उसको मुझे 10 लाख का कवर करना है। वहां पे इंश्योरेंस कंपनी आपको पोस्टपोन करने बोल सकती है कि 6 महीने के बाद आप कर सकते हैं या अगले रिन्यूअल में कर सकते हैं। वो इंश्योरेंस कंपनी अभी वो एक हर्डल डाल सकती है फॉर पीपल जिसका कवर कम है और वो अभी अपग्रेड करने की कोशिश कर रही है। और लोग जो नया पॉलिसी लेने की कोशिश कर रहे हैं उनको अगर कोविड हुआ था और अभी वो पॉलिसी लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज में जैसे ये करंट सिचुएशन है जहां पे बहुत ज्यादा कोविड का वेव फैल रहा है, वहां की सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनीज अगेन नए केसेस में जहां पे लोगों को कोविड की रीसेंट हिस्ट्री है वहां पे बोल रहे हैं कि आप 3 से 6 महीने की बाद अप्लाई कीजिए ताकि इंश्योरेंस कंपनीज को क्लैरिटी मिले कि आफ्टर इफेक्ट्स है कि नहीं है। इसकी वजह से आप जब हेल्दी है और आपकी सब सिचुएशन अच्छा है और आपकी फिट हो और यंग हो, तभी आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेके रख देना चाहिए एडिक्वेट अमाउंट का, सो दैट ये वाले जितने भी सिचुएशंस है वो आपके अपने आप कवर हो जाएंगे जब भी वो अराइज होते हैं या इरप्ट होते हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 1 से 3 महीने का वेटिंग पीरियड कंपनियों ने अब ऐड कर दिया है। मुझे बताइए, अगर मैं कोरोना होने के बाद 1 से 3 महीने का इंतजार करके अपने लाइफ इंश्योरेंस लूं तो क्या मेरा प्रीमियम बढ़ जाएगा? नहीं, प्रीमियम जो आपका रहता है अभी डिपेंड करेगा 2-3 चीजों से। तो हेल्थ इंश्योरेंस जैसे टर्म इंश्योरेंस की अगर हम बात करें या लाइफ इंश्योरेंस की जो बात कर रहे हैं, तो उसका प्रीमियम बेसिकली डिपेंड करता है आपकी एज से, आपकी कवरेज से और आपकी हेल्थ की जो हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है उससे। इंश्योरेंस कंपनीज बेसिकली अलग अलग टाइप की बेसिकली टेस्ट करवाती है, वो नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसेस है। और आपसे अगर आपका कोविड का हिस्ट्री है तो आपसे कोविड का क्वेश्चनर भी भरवाएगी जहां से उनको डिटेल्स मिलेगी कि आपका रिस्क कैसा है और आपकी करंट हेल्थ सिचुएशन कैसी है। अगर उनको कुछ पता चलता है कि देयर इज क्लियरली कोई आफ्टर इफेक्ट है आपके हेल्थ में बिकॉज ऑफ कोविड या आपका कोई भी टाइप का आप में कुछ एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस है, तो उस केसेस में स्टैंडर्ड अंडरराइटिंग गाइडलाइंस के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनीज प्रीमियम बढ़ा सकती है और आपको ज्यादा प्रीमियम चार्ज कर सकती है। इवन आफ्टर वो जो 3 महीने का वेटिंग पीरियड है जो आप बात कर रहे हैं जिसके बाद आपको पॉलिसी मिलेगी, उसके बाद भी अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है कि रिस्क ज्यादा है बिकॉज आपकी हेल्थ कंडीशन
स्टैंडर्ड से ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में आपको प्रीमियम लोडिंग लग सकता है और आपकी प्रीमियम स्टैंडर्ड से ज्यादा हो सकती है। चलिए, तो यहाँ पर तीसरी लहर कोरोना की जो लगातार बढ़ रही है, चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में जो हमारे पैनलिस्टों ने आपको बताया है कि हॉस्पिटल्स में बेड की कोई कमी नहीं है और इस लहर का सामना करने के लिए सभी लिहाज से देश और राज्य पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इन सब के बावजूद आपको अपना ख्याल खुद रखना है। मास्क पहनिए, सैनिटाइजेशन को फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए और अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो अपने आप को जल्द से जल्द आइसोलेट कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर रिस्किंग में आज मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।